जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज स्टूडियोज में मैं शिवांग सत्य गुप्ता बात करने जा रहा हूं जिस खबर से जम्मू में एक उत्साह है। खबर है कि जम्मू में जो लेक बनाई गई है तवी पे, वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। आज खबर चली, वहाँ पे बोट्स दिखी, लेक पे बोट में बैठ के लोग एंजॉय कर रहे थे। इम्पोर्टेंट है, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से मैनेज की गई पूरी की पूरी ये डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि बात करेंगे, जम्मू रिक्लेम कर रहा है अपनी लॉस्ट ग्लोरी की बात करें या स्पेस की बात करें। जम्मू की ग्लोरी लॉस्ट नहीं हुई थी, जम्मू की ग्लोरी छीनी गई थी। और उसका हद ये है जो आज हम डिस्कस करेंगे, मेरे साथ रवीश होगा, हम डिस्कस करेंगे कि जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई कि स्टेटहुड वॉज अ गिफ्ट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, इट वॉज नॉट अ गिफ्ट ऑफ महाराजा हरी सिंह। मैं चाहूँगा कि डिप्टी सीएम साहब तक मेरी बात पहुँचे और उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, आप जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी कैबिनेट, आपको ये डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप इसलिए मिली क्योंकि आप जम्मू से जीत के गए हैं। आपके मुंह से ये जो जम्मू वालों की इंसल्ट है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट को क्रिएट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जम्मू के लोगों को जाता है, जम्मू के वॉरियर्स को जाता है, जम्मू के लोगों के ब्लड को देने के बाद वो स्टेट क्रिएट हुई, जिसके बॉर्डर्स तिब्बत से लेके कहाँ तक थे। इसी डिस्कशन में मैं उसके ऊपर एलेबरेट बात करूँगा, जिसका एरिया 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर था, ब्रिटेन से ज़्यादा जिसका एरिया था। और उसके बारे में आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो जम्मू के हैं, अगर वो बोलते हैं तो दिस शोज़ की पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से इंसान को ऐसी स्टेटमेंट देने को मजबूर करती है जो इंसल्ट भी कर सकती है खुद की ही, और दूसरा हर्ट भी कर सकती है। मैं पर्सनली बहुत हर्ट हुआ हूँ। महाराजा हरी सिंह जी हमारे ऑनर हैं। डोगरा डायनेस्टी के जितने भी महाराजा हुए, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरी सिंह जी तक, महाराजा प्रताप सिंह जी, महाराजा रणबीर सिंह जी, महाराजा अमर सिंह जी, क्योंकि इन लोगों ने 100 साल से ज़्यादा इस प्रिंसली स्टेट को मेंटेन किया, कंट्रोल किया और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आगे लिया। जम्मू को मंदिरों का शहर बनाया, कश्मीर को स्टेबलाइज करके उसके हॉर्टिकल्चर को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया, स्टेबिलिटी दी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी दी, रस्तों को सीधा किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई। और आज 2026 में एक जम्मू में पॉलिटिक्स करने वाले लीडर के द्वारा ये स्टेटमेंट आए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बनाया था जम्मू कश्मीर स्टेट, तो हमारा ऑब्जेक्शन बनता है। जब जम्मू रिक्लेम कर रहा है, और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आगे जगह चर्चा होगी। पहले रविश, जो लेक व्यू पे आया, मैं चाहूँगा कि आप एक थिंक करते हो, विजन देख पा रहे हो जम्मू किस तरीके से रिक्लेम कर रहा है। जम्मू के तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ एनएलयू का मसला बना हुआ है, वो भी जम्मू के लोग मेहनत करेंगे और मिलेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में डेफिनेटली आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बात जब तक लोगों के कानों तक नहीं पहुंचेगी जो मैटर करते हैं तब तक टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी, जम्मू को भी लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी। लेकिन इसके बीच में जो खबर आई कि अब हमारी लेक ऑपरेशनल हो गई, और उसके साथ ही शाम आते आते खबर चली कि महाराजा हरी सिंह जी ने जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं क्रिएट की थी, ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपना व्यू भी दीजिए और एक हिस्टोरिकल करेक्शन भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। इट वॉज फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, who belonged to the Raya area of Jammu, who ruled Jammu Kashmir as a undivided princely state from Bhimgarh, which is presently which is in Riyasi district. तभी हमारी महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड क्लेम करती है कि जो हाईएस्ट पुल है महाराजा जी के नाम पे वो रखा जाए, ताकि हमेशा याद रहे कि हु क्रिएटेड दी जम्मू कश्मीर एज ए प्रिंसली स्टेट। तो मुझे ये बताए कि ये जो स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल आई है डिप्टी सीएम जी द्वारा, ये एक पॉलिटिकल लीवरेज लेने की कोशिश की जा रही है बाय कंप्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू। व्हाट डू यू से रवीश?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा, ना सर है ना पैर है, क्योंकि ये ना तो हिस्ट्री से कनेक्टेड है, ना ये कोई प्रेजेंट पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करती है कि जो स्टेट है, स्टेट शेख अब्दुल्ला की देन है। बल्कि मैं तो कहूँगा स्टेट को तोड़ना और टर्मोइल में लाना शायद उनकी ज़्यादा देन रही। अब बात यह है कि हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें इस सारी स्टेटहुड का, या जो ये स्टेट कैसे बनी, ये कहानी शुरू होती है करीबन एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 1750 के आगे के बाद की बात है ये। अफगान हमले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और जो ये सिख अंपायर था नॉर्थ इंडिया का, इसने फैसला लिया कि नहीं, हम इनको खदेड़ेंगे। तो हमने नाम सुने सबसे पहले, इसमें एक मशहूर नाम है हरी सिंह नलवा साहब। इन्होंने करीबन 20 बैटल्स लड़ी, और इन बैटल्स में इन्होंने अफगानियों को पंजाब से लेके पूरा अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया। काबुल तक पहुंच गए थे बिल्कुल, लोग, काबुल तक ये पहुंच गए थे। इन्होंने पूरा उनको जो सारे हमले थे खत्म कर उनके दिए। किले डेसिमेट किए। उसके बाद 1820 के आसपास हरी सिंह नलवा जी जो है वो गवर्नर आते हैं कश्मीर के, और वो रीऑर्गेनाइज करते हैं पूरे एरिया को 1820 के आसपास, जिसमें फोर्ट ऑफ उड़ी बनाया जाता है, और काफ़ी जो आउटपोस्ट्स हैं, जो मैं कहूँगा एक जो करंट बाउंड्री है, उसको क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जग जाहिर है, जो नेपोलियन ऑफ द ईस्ट जिनको बोला जाता है, जनरल जोरावर सिंह जी जो थे, जो उनके नेपोलियन जी के जो मेन जो जनरल थे, महाराजा गुलाब सिंह को ये टाइटल दिया जाता है। अगर कभी हिस्ट्री लिखी जाती है तो नेपोलियन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है महाराजा गुलाब सिंह को। जी बिल्कुल। लेकिन जो जोरावर सिंह जी थे, जोरावर सिंह जी ने ईस्टवर्ड्स स्टेट की बाउंड्री बढ़ाई, जो कि तिब्बत, जो प्रेजेंट डे तिब्बत है, और मानसरोवर लेक भी हमारी टेरिटरी का, डोगरा टेरिटरी का पार्ट था। बिल्कुल बिल्कुल पार्ट था। इसके बाद स्थापित होती है जो स्टेट बनती है महाराजा गुलाब सिंह की। तो गुलाब सिंह जी जो एक हरी सिंह नलवा और जोरावर सिंह जी ने जो मिलके सारा काम किया था, उसको एक अमली जामा दिया। और जो अगर हम स्टेट देखेंगे, चित्राल जो कि एक करीबन आप समझिए अफगानिस्तान का इलाका है, स्वात वैली के पास का इलाका है, वो भी महाराजा गुलाब सिंह के नक्शे में था। खैबर पख्तूनख्वा भी। और जो नीचे की तरफ अगर हम देखें तिब्बत की तरफ, तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर लेक था, वहां तक का जो इलाका था, ये जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, ये स्टेट थी। और ये तारीखी बात है कि महाराजा गुलाब सिंह ने ही इस स्टेट को बनाया, और उनके जो डिसेंडेंट थे आगे, महाराजा हरी सिंह जी ने उसको संजो के रखा, और महाराजा हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और ये पूरी स्टेट भारत की सरकार के हवाले की गई। और वहां से कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जिस कॉन्स्पिरेसी का एक क्रेडिट, डिसक्रेडिट हम बोलेंगे, शेख साहब को भी जाता है, जो उस टाइम नहीं समझ पाए, और जो वो फीडबैक दे रहे थे, वो फीडबैक दिल्ली को जो दिया गया, उसी फीडबैक का नतीजा है कि आज तक हम पर सफ़र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख सफ़र कर रहा है, और चाइना को भी उसको इंट्रूजन करने का मौका मिल गया, एक्साइज चीन हमने खोया। ये सारी जो डिसक्रेडिट किसको जाएगा? उस टाइम के जो लीडर थे, जिनको एक फैंसी सी दिमाग बन गया कि एक किंगडम ऑफ यूरोप है, एक किंगडम बन जाएगी हमारी। और इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, बट हम चाहते हैं कि उनको भी क्रेडिट दिया जाए कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाने की कोशिश की। लेकिन महाराजा तो चाहते थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आए, वो ऑलरेडी इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। महाराजा जी ने तो इनको स्पॉन्सर किया था पढ़ने के लिए, बनेगी हिस्ट्री नहीं कर सकती है। महाराजा जी ने स्कूल्स बनाए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कर रहे थे। लेकिन डिप्टी सीएम साहब की एक जो स्टेटमेंट आई, बीइंग अ जम्मूआइट, मैं इसको कंडेमन करता हूँ। नहीं, बीइंग ए जम्मूआइट के अलावा भी आप देखिए, आप सच के ऊपर स्टेटमेंट दीजिए ना। जो सच है, सच ये है कि जो जैसे जिस और ये कंट्रोवर्सी बनेगी, जिस बेस पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, वो बेस ये था कि सिंपल बेस था कि क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो शेख अब्दुल्ला चूंकि उनके लीडर थे, वो इंडिया में आए, शायद उनने कोई बड़ा ऐसा कोई कर्म किया। लेकिन असली बात देखिए क्या थी? असली बात ये थी, शेख अब्दुल्ला उस टाइम पे जिन्ना से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, और वो इंडियन जो जवाहरलाल नेहरू है उनके साथ ही नहीं, पहले एक बात करते हैं, लेट अस टॉक। नहीं, इसको भी क्रेडिट करें रवि, इससे पहले कि और चीजें जो है वो फैल जाए। क्या शेख मोहम्मदुल्लाह पूरे जेएंडके के लीडर थे? नो, ही वाज द लीडर ऑफ वैली ओनली। बिल्कुल। व्हाट अबाउट जम्मू? Who was the leader in जम्मू? जम्मू कहाँ था? रजौरीपुर, जोटा पिथौरागढ़, किश्तवाड़ कहाँ था? उस टाइम पे तो भिंबर भी इसके बीच में था, उसमें मीरपुर भी था, हमारे बुजुर्ग थे वहां पे सारे लीडर। कौन कौन थे नाम? मैं आपको थोड़ा। और अगर वहां पे उस टाइम रेडर्स जो उनको भी जब इंडियन आर्मी वहां एक्सेस कर रही थी, हम ये भी सुनते हैं कि कॉन्स्पिरेसी की गई कश्मीर की लीडरशिप के द्वारा कि अगर ये जो आपका जितना भी अभी पीओजे का कह रही है, अगर इंडियन आर्मी 10-15 दिन, महीना और फाइट करती, वो सारा वापस आ जाता। और अगर वो फाइट करके वापस आता तो कश्मीर की डोमिनेटेड पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे आप इमेजिन करके देखो किस किस्म की पॉलिटिक्स होती।
किस किस्म के लोग वहाँ जीते, कौन सी लैंग्वेज वहाँ चलती थी। तो उन्होंने जानबूझ के एक किस्म का कहते हैं कॉन्स्पिरेसी की थी कि ये डिस्प्यूट रह जाए और बाद में हम लोग कश्मीर वाली पॉलिटिक्स करके डोमिनेट करें। तो डिप्टी सीएम साहब की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर इनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट का बेस इन्होंने बनाया कि चूंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, उनके लीडर मुसलमान थे, तो अगर ये विलय हुआ तो शायद उनके कारण हुआ। लेकिन देखिए सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी कि 1946-47 में जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, उन्होंने जिन्ना से मिलने की काफ़ी बार कोशिश की और एक काफ़ी किताबों में इसका जिक्र किया गया है। एक जिक्र ऐसा है कि जब वो जिन्ना से मिलने जाते हैं, जिन्ना उनको टाइम नहीं देते, काफ़ी देर तक वेट कराते हैं। फिर पीए जो हैं जिन्ना के, वो उनको बोलने आते हैं कि जी शेख अब्दुल्ला फ्रॉम कश्मीर, ही वांट्स टू मीट यू। तो जिन्ना उनको बोलते हैं, जवाब देते हैं अपने पीए को, ये बोलते हैं कि कश्मीर इज़ इन माई राइट पॉकेट, आई डोंट नीड एनी शेख टू गिव कश्मीर टू मी। कहने का मतलब है कि 46 में वो जिन्ना से बात कर रहे थे और 1953 में कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस डला उनके ऊपर, जिसमें कि वो एक अमेरिकी एम्बेसडर से इसका एक अलग ही तोल मोल कर रहे थे। और दूसरा गुलबर्ग कॉन्स्पिरेसी भी उसमें आती है, वो गुलबर्ग भाई कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस है वो 1953 मैं ये मानता हूं रवीश, अब क्या है, हम 2026 में बैठे हैं। ऐसी स्टेटमेंट देने की बजाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट में जो डिसीजन हो वो जम्मू को रिप्रेजेंट करे, जहां से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अगर वो जम्मू के एमएलए नहीं होते तो जैसे बाकी 45 एमएलए बैठे हैं मंत्रालय का वेट कर रहे हैं, वो भी कर रहे होते, राइट, वो भी कर रहे होते। अगर आज वो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नॉट बिकॉज कि एनसी ने बनाया, एनसी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए जम्मू से, क्योंकि एनसी को भी पता है कि अगली बार उन्होंने कोशिश करके जम्मू में इलेक्शन जीत के एमएलए सीटें लेनी है, जो नहीं मिलेंगी अगर हमने प्रॉपर काम नहीं किया। देखो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन बीइंग जम्मू के लीडर होने के बाद, बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम जम्मू, अब ये स्टेटमेंट है कि महाराजा हरि सिंह जी का ये क्रेडिट नहीं है, तो ये तो बड़ा अफसोस वाली बात है। व्हाट डू यू से। अब आगे आते हैं जो जम्मू की नेक्स्ट बात है, जो मैं बड़ा सीरियसली बोलना चाहूँगा, लोग इस पर बात करें। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा काम है जम्मू, जहाँ से कठुआ, इधर हर जगह पे हमारा ट्रैवल होता है। रवीश, बड़े सीरियस मैटर की बात करने लगा, सिक्योरिटी को रिलेटेड। सभी पुल को वेरीफाई किया जाए, जो हमारे क्रिटिकल ब्रिजेस हैं, चाहे वो रिंग रोड पे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे पे NH-44 पे है। मुझे वहाँ पे ना ऐसे लग रहा है कि सिक्योरिटी को लेके बड़ी सेफ्टी नहीं है उन पुलों पे। कैसे, हम जब उनसे गुजरते हैं, एक तो पुलों के आगे पीछे बड़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है। मैं आपको हिस्टोरिक देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बताऊंगा क्या हुआ था। देखें, अभी जो दिख रहा हूं मैं 2026 की बात कर रहा हूं। आज भी मैंने अखबार वालों को हमने बोला कि फोटोग्राफी करो। आप देखो, कठुआ तक हम गए, मुझे लगा कि हर पुल के विद इन विसिनिटी, सिक्योरिटी विसिनिटी, उसके आगे पीछे कुछ ऐसी डेवलपमेंट दिख रही हैं जो वनरेबिलिटी बढ़ाती हैं। और खास तौर पर रवीश, जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके बनी बसोली वाली साइड से, वो इन्हीं जो खड्डों के बीच में से आते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि उस पुल के आगे पीछे, उस खड्ड के ऊपर जो पुल बना है, उसके आगे पीछे जो डेवलपमेंट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी करना सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट्स हैं, वो जिसको हम बोलते हैं ना, प्रोटेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है पुलों के ऑडिट करने ज़रूरी हैं। एक तो उनकी स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि बाढ़ में बह गए थे, अभी जो बारिशें आई, कितने पुल बैठ गए थे। बड़े अच्छे तरीके से जम्मू के बड़े सीनियर लॉयर हैं, हमारे भाई हैं, वो अच्छी तरह बात करते हैं। हम भी बात करेंगे, सर पुल बैठना तो खतरा ही है पानी से, उससे बड़ा खतरा है सिक्योरिटी, कि अगर कभी किसी पोजीशन में कुछ ऐसे लोग जिस तरीके के टेररिस्ट आ रहे हैं, पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, और अगर वो कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें और वहाँ उनके सिंपैथाइजर भी उनको मिल जाएं, ग्रेजिंग करते हुए, दूसरी चीज़ें करते हुए, मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी वनरेबल थिंग। व्हाट डू यू से। बिल्कुल, देखिए क्या हुआ था कि जब जो फारूक अब्दुल्ला है, शायद उन्होंने रोशनी एक्ट बठिंडी और इस खास इलाके के लिए लाया, उनकी अपनी कोठी भी थी वहाँ पे, तो काफ़ी जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड अलॉट हुई। लेकिन ये तो जब आजाद साहब ने लाया था। बिल्कुल नहीं, रोशनी जब पहले आया, 2001 में जब पहले आया, मेरी इसमें डबल राय है। आई वांट टू स्पीक बेटर इन फेवर ऑफ इट आल्सो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना है। मैं आपको बता रहा हूँ इस पुल के साथ क्या कॉन्टेक्स्ट है। पुल के साथ ये कॉन्टेक्स्ट है कि जब आज़ाद साहब की सरकार आई, तो रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी पंजाब में रहने वाले गुज्जर जो थे, उनको वापस बुलाया गया और उनको सांबा और कठुआ बेल्ट में लैंड दी गई, और उस लैंड, जो मेरी खबर है, उस लैंड के ट्रांसफर में पुलों के पास डिमांड जो हमारे लोकल रिपोर्ट्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने ये कहा है कि इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी, हम किसी कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो पहाड़ों से नोमैड्स आते थे, बकरवाल कम्युनिटी के लोग आते थे, खासतौर पर जो कश्मीर से बकरवाल आते थे, कश्मीर के अपर रिजिस के पहाड़ों के जो बकरवाल्स, देखिए देयर आर 2 डिफरेंट कम्युनिटीज, डोंट एंगेज देम गेट टुगेदर। एक है गुजर्स
कम्युनिटी हमारे भाई, एक हमारे बकरवाल भाई हैं। बकरवाल आर डिसेंडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। आप उनका लिबास भी देखेंगे, वो अफगानिस्तान से डिसेंड हुए हैं। और जो गुजर्स कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमारी बाकी भारत की कम्युनिटीज़ हैं, दे आर कोर इंडियन कम्युनिटीज़। ये भारत से ओरिजिनेट हुए हैं। और किसी बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे जी कृष्ण भगवान हमारे थे, आपने हाईजैक कर लिए, क्योंकि वो भी दूध का काम करते थे और वो भी अपने पशुपालन करते थे। तो एक अम्यूज़मेंट में, ये है भारत का भाईचारा। ठीक। तो जो बकरवाल कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि हमारी जो कास्ट हैं, जैसे गुजर कम्युनिटी के लोग कह रहे थे कि हमारी कास्ट है, जैसे उन्होंने अलग अलग पोसवाल नाम बताया, उन्हें और चिच्ची बताया, उन्होंने और 2-4 कम्युनिटी की कास्ट भाई, ये सारी कास्टें आपको राजस्थान में भी मिलेंगी, आपको हरियाणा में भी मिलेंगी, और आपको जहाँ जहाँ पे हमारी गुजर कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे मिलेंगे। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई कि हम पैट्रियोटिक थे, हम स्ट्रांग थे, तो अंग्रेज़ों ने हमें डिफरेंट चीज़ों में डाला हुआ था कि पढ़ने नहीं देना इनको। बड़े सालों के बाद फिर ये इनकी पढ़ाई की गई, बिकॉज ये नेशनलिस्ट कम लोग थे, ये देश के लिए अपनी जान भी देने वाले लोग थे, और अंग्रेज़ों से हैंडल नहीं हो रहे थे, बुलिंग करते थे। आज भी सबसे ज़्यादा कुश्ती कौन लड़ता है? आज भी हमारे स्ट्रेंथ बॉडी की किसके अंदर है? इनका कहना है कि हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है विद बकरवाल्स। बकरवाल्स जो है वो नोमैडिक कम्युनिटी है, वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो अपने मेल मवाशी लेते हैं, फिर उनके साथ कंफ्यूज करके ही हमारी जो स्टोरी सुनाई जाती हैं, वो ये स्टोरी आती है कि महाराजा जी ने इनको पटा दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि महाराजा के ऊपर इनका बड़ा फेथ है। वो एक कथा है, एक स्टोरी है। लेकिन जो आज का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो नोमैड्स बकरवाल वहाँ से डिसेंड नीचे आते हैं प्लेन्स में, कुछ सालों से देखा जा रहा है वापस नहीं जा रहे हैं, वो इन्हीं पुलों के आगे पीछे बैठ गए हैं और उन्हीं जगहों के इन्होंने अपना परमानेंट बना लिया है एरिया। और कुछ पॉलिटिशियंस ने, जहां हम रोहिंग्यास की बात करते थे, कि जो नोमैड्स हैं उनको फैसिलिटीज़ ही वैसी मिली गई हैं। गुजर्स की परमानेंट लैंड है जम्मू में, उनके इंसेस्टर्स की 1000 साल पुरानी लैंड्स भी हैं, जैसे बाकी राजपूत कम्युनिटीज़ की हैं, हमारे ठोकरों की है, गद्दी कम्युनिटी की है, पहाड़ियों की है, वैसे गुजर्स की भी है। लेकिन जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं वो पहाड़ों से आते हैं, उनके बेसिक जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो उनके ऊपर हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ ट्रैवल करते हैं। अब ये देखा जा रहा है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में कि वो स्ट्रेटेजिकली इनके आगे पीछे दिखे जा रहे हैं, वो परमानेंटली यहाँ पे घर बना के बैठे हैं, और वो भी मोस्टली लीगल है। लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि वो कहाँ पे हैं? वो स्ट्रेटेजिक पुलों के आगे पीछे हैं, और या तो उनको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाए, पुलों को भी वेरीफाई किया जाए वेदर की मार खाने के लिए, क्योंकि एक तो वो माइनिंग वाले लगे हुए हैं, दूसरा पुलों की स्ट्रेंथ देखी जाए, क्योंकि बैठ गए थे उसके ऊपर भी इंक्वायरी बाहर आए, और तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न कि क्योंकि खड्डों से ही रास्ता ऊपर जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस तरीके से कोई प्लान बना रहे हैं कि अगर कभी किसी टाइम पे कोई ऐसी शरारत हो तो जो ये पुल हो उनको सिक्योर करना मुश्किल हो जाए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए, जो पाकिस्तान आर्मी की एक ही स्ट्रेटजी रही है 1965 की जंग में ले या 1971 की जंग में। 1971 में उन्होंने इसको नाम दिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था कि जम्मू के आसपास, सांबा या कठुआ इलाके के आसपास आप हाईवे को कट कर दीजिए और कश्मीर आपका हो जाएगा, लद्दाख आपका हो जाएगा। ये हमेशा से उनकी चाल रही है। तो ये जो पुल और ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रेटजिक पॉइंट्स होते हैं, ये एक तरीके से ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनको इजीली डैमेज किया जा सकता है, और 3-4 दिन के लिए आमोदरफ्त बंद हो जाती है। और अगर लोकल पॉपुलेस कुछ ऐसी है, डाउटफुल क्रेडेंशियल्स वाली है, तब तो ये और रिस्क वाला काम हो जाता है। तो ये नो डाउट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए होने क्या वाला, आपने आज लेक की बात से शुरू की बात, अभी हम थोड़ी देर पहले शुरू करने से पहले हम बात कर रहे थे कि जम्मू शहर का जब भगवती नगर का पुल बनेगा, रिंग रोड कंप्लीट होगा, सरोवर वाला हाईवे बन जाएगा, तो एक अलग ही और ये कहाँ बनेगा? जिसमें 12 महीने एक जैसा वेदर है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ बनेगी जो पाकिस्तान की आंख में बहुत खटकेगा, क्योंकि जम्मू वैसे खटकता है। बिल्कुल, जम्मू वैसे ही खटकता है, और एक ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उनका कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इसको मिलिटरली या आतंकवादियों के थ्रू टारगेट करे। तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा कभी ना कर पाए। और जो ये आपने इशू उठाया, ये आज का इशू नहीं है, ये इस इशू को 10 साल हो गए। पुल वाला इशू जो है, आप हमने देखा, मैंने नजर पड़ी, मैं गाड़ी में गई, ये कौन किस तरीके की डेवलपमेंट है, पुल के बिल्कुल नीचे ही। बिल्कुल, मतलब अगर उन्होंने कोई शरारत करनी है तो उनको टाइम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो नीचे बैठे हैं जैसे वो शर्ट लेके बैठे और हैं। जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, और वो इन्हीं रूट से होती है, जो पुल के नीचे के रास्ते हैं, जो खड्डे हैं, जो बॉर्डर में भी वो देखिए, इनका पूरा सिक्योरिटी सर्वे करना चाहिए एजेंसीज को जो इनका काम करती हैं। हम मीडिया, उसमें हमारा काम है हाईलाइट करना और अपना दायित्व पूरा करना। अब हम बात करेंगे जम्मू किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मेरे पास कुछ साथी आए थे, हिल्स से हम बात कर रहे थे, हम बड़े खुश होकर हमने जम्मू हिल्स करके एक डोमेन रजिस्टर भी करा लिया। कश्मीर हमें बहुत प्यारा है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने
अपनी जान दे के उसको अपने साथ जोड़ा है। हमें पीओजे के भी उतना ही प्यारा है, बिकॉज उन पहाड़ों पे जैसे वो मूवी में बताते हैं ना ब्लड गिरा है, हमारे लोग वहाँ यहाँ से ना जुराबे भी नहीं थी उनके पास गर्म, जब उन्होंने करगिल वर्गिल सारा जीता। दे वर द सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जानें दी। आज जब शेख मोहम्मदुल्लाह साहब ने लैंड टू टिलर दिया, उन्होंने उनका हक उनको दे दिया, हमें उसमें अब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो ज़मीनें उनको मुफ्त में खैरात में नहीं मिली थी। वो सिपाहीज, वो आर्मी के ऑफिसर्स जो जम्मू के प्लेन से जाके उन -30 -40 डिग्री में लड़े और वहाँ के लोगों को प्लेन का रास्ता दिया, उनको राइट बनता था टू होल्ड दी प्रॉपर्टीज। हम ही कह रहे हैं कि जिनको आप जिसको जो बिहार की सिचुएशन है वो अलग थी, भूमि दान करो, पूरे इंडिया की सिचुएशन, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अलग थी। ये एक बड़ी फ्रेश स्टेट थी, ये फ्रेश जगह थी। अब नेक्स्ट मैं जो बात करने लगा हूँ रवि, इसके बारे में मैं चाहूँगा बहुत लोग इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। जम्मू की हिल्स अभी बहुत ब्यूटीफुल है, और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी उनमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं आई है, वहाँ पे कंक्रीट जंगल नहीं बने हैं। जो चीज़ आज कश्मीर क्लेम नहीं कर सकता रविश, कश्मीर में हम सोनामर्ग गए, पूरे का पूरा सोनामर्ग का जो मिडो है वो कंक्रीट जंगल बन चुका है। वहाँ पे अब बर्फ़ ही पड़ेगी तो कोई देखने जाएगा नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे प्राणी मंडी में, जैसे उन्होंने बोला प्राणी मंडी आपका, तो मुझे नहीं डिफरेंस दिखता है, क्योंकि जंगल कहीं रहा नहीं, व्यू रहा नहीं। गुलमर्ग का वही हाल हो गया। तो जम्मू की जितनी हिल्स हैं हमारी, चाहे वो कहीं पे भी हैं, वो सारी की सारी अभी वर्जिन हिल्स हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। वहाँ पे हमें इमीडिएट टेररिज्म की भी थ्रेट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हिल्स पे शरारतें हो रही हैं, शायद कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो। हमें बहुत ज़रूरी है कि इन सभी हिल्स के ऊपर जो हमारे स्पॉट्स हैं, जिनको हम डोगरी में धारें बोलते हैं, जिन धारों को हम बाद में बोलते हैं ये मिडोज है इंग्लिश में, वो धारें आज भी जो हैं वो किसी न किसी देवता के साथ जोड़ी गई हैं। जैसे सुरिंसर मानसर है, वहाँ लेक में बोला जाता है मानसर देवता है, सन्नासर में देवता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बोला जाता है कि यहाँ पे जो पत्नी टॉप है, यहाँ पे भी साइड पे टेम्पल बना हुआ है। तो इनसे क्या होता है कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की जाती है। तो मेरा मानना है कि हम जम्मू वालों को चाहिए, जितनी भी हमारी प्रोग्रेसिव हिल्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग आके उसको व्यू कर सकते हैं, हमें उसके व्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग जम्मू के अंदर टूरिज्म लाने की होड़ में अपना जो सरमाया वही ख़त्म कर दें। मतलब जैसे एक नेचुरल बाग बना हुआ है, हम उसको उजाड़ें और किसी मैकेंजी के कहने पे वहाँ पे फिर टुलिप गार्डन बनाए। उससे बेटर है जैसे स्योज धार है, कितनी खूबसूरत धार है, वो जम्मू की है। इसी तरह बनी बसोली में धारें हैं, इसी तरह मंगलगढ़ है, पत्नी टॉप के ऊपर चले जाएं आप, तो ये सारी जो धारें हैं यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। और पंजाब से हरियाणा से 2.5-3 किलोमीटर, 2.5-3 घंटे का रास्ता रह गया अब, ट्रेन से तो बिल्कुल ही कम आप समझें। तो हम जम्मू वालों को चाहिए कि हमें अगर गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, हम कहीं पे इसको मिस हैंडल ना कर दें। तो गवर्नमेंट्स को भी हम चेक करें कि वो कोई गलत प्लानिंग ना कर दें। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो प्लान बन रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, उसमें जो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं उसके बारे में उनको इन्वॉल्व किया जाए, और आइसोलेटेड में कोई प्लान बना के बाद में बुलिंग ना की जाए, क्योंकि जम्मू को लड़ना आता है। तो इससे पहले कि एक और लड़ाई बने, हम उसके पहले ही कोई ऐसी डेवलपमेंट्स कर लें कि ये सारी जो हिल्स हैं, ब्यूटीफुल हिल्स हैं, ये प्रोटेक्ट हो जाएं, और जो वहाँ डेवलपमेंट की जाए वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो, जिससे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, वहाँ का लोकल कल्चर भी प्रोटेक्ट हो, और वहाँ पे डेमोग्राफी भी इंप्रूवमेंट हो, कि जो लोग आए वहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगती है तो बिल्कुल आए, भारत के किसी भी कोने में आए, लेकिन वो इस तरीके से आए कि पहले से जैसे चंडीगढ़ प्लान है, जितनी मर्जी इनफ्लो है, हमें पता है कि कितने लोग आ सकते हैं वहाँ पे, कितनी इंडस्ट्री लग सकती है। कहीं पे बी कीपिंग की स्कोप है, जैसे ब्लैक देवदार होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का माना जाता है, जो ब्लैक देवदार की ऑक्सीजन है वो दमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे वैसे डेवलपमेंट्स की जाए। तो वो कब कब कौन करेगा? एक तो जम्मू का टूरिज्म इंडस्ट्री का बंदा, एक जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक जम्मू को प्यार करने वाला। हम कश्मीर को भी प्यार करते हैं, लेकिन अब कश्मीर का मसला क्या है कि वो ना पॉजिटिविटी की तरफ जब प्रायोरिटीज अलग है उनकी। हाँ, लेकिन अब बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए, इंसान अच्छा होता है, इंसान बुरा होता है स्वभाव से। वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है, किस कास्ट को बिलोंग करता है, वो टेम्परेरी है। एक अच्छे इंसान को आप किसी भी रिलीजन में डाल दो, अच्छा ही रहेगा, बेसिक नेचर उसका वैसा रहेगा। आप एक बुरे इंसान को किसी भी रिलीजन में डाल दो, वो बुरा ही रहेगा। तो कश्मीर में हमें ये लग रहा है कि जो बेसिक कश्मीर का नेचर है वो पॉजिटिव है, पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है। इसलिए तो पाकिस्तान के द्वारा इतना फ्यूल डाला गया, फिर भी कश्मीर में आग नहीं लगती है।
तो इस चीज़ को समझते हुए मैं कश्मीर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी जो जैसे दूध पथरी एरिया आपका वहाँ पे भी आप ध्यान दो, जो आपकी हिल्स अभी डिस्टर्ब नहीं हुई है, ताकि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए उसको टूरिज्म स्पॉट दिखे। उसको कंक्रीट जंगल देखने तो आना ही नहीं। हम खुश होते हैं यहाँ पे जी 5 स्टार होटल बन रहा है, हमें 10 स्टार बनाना है, अब कभी क्या करना है? हमारा तो स्टार वो देवदार है, हमारा स्टार तो वो ग्रास है, हमारा स्टार तो वो हनी का वो उसका सोर्स है फ्लावर नेचुरल, कि जिसके हनी की कीमत ही हम कॉस्ट नहीं लगा सकते। तो हमें एक बड़ा अच्छा मॉडल बना के मेहनत करके एक स्ट्रेटजिकली काम करने की ज़रूरत है। अगले बार एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे। फिलहाल जुड़िए बात करना। तो मैंने जो बात की उसको कंक्लूड करूंगा। रवीश, फिर आप बीइंग अ कश्मीरी पर्सन फ्रॉम कश्मीर, इसको भी आप कंक्लूड करेंगे। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जम्मू की हिल्स में बहुत पोटेंशियल है टूरिस्ट लाने का, बट हम वैसा टूरिस्ट नहीं लाएंगे जैसे मनाली में 2-10 घंटे का जाम लग रहा है। हम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रिक्वेस्ट करेंगे, अर्थन्यूज इनिशिएटिव लेगा इसमें, लोकल एनजीओज को भी इन्वॉल्व करेंगे, लोकल कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व करेंगे, एक होलिस्टिक प्लान बनाएंगे टू ब्रिंग टूरिज्म, बट दैट टूरिज्म शुड बी सस्टेनेबल एंड इट शुड नॉट बी हार्मिंग द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑफ जम्मू हिल्स, सो दैट ये हिल्स बनाने में करोड़ों साल लगे, अरबों साल की ज्योग्राफी डेवलप हुई है, तो हम लोग उसको एडवेंचर करके कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कई सदियों के लिए खराब कर दें। व्हाट डू यू से रवीश? बिल्कुल, देखिए जो मैं कहूँगा, मैं सीधे रिमार्केबल चीज़ जो इस सारे प्लान में रहेगी वो रहेगी जो हाईवे बन रहा है लखनपुर से डोडा, लखनपुर डोडा हाईवे, बनी बसोली बदरवा होते हुए डोडा जाता है। आपने ओपन कर दिया, मैं करना नहीं चाह रहा था इसको, थोड़ी मिस्ट्री रखना चाहता था। अब बता देते हैं आज, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं ना, वो प्रॉपर्टी वाले शुरू हो जाएंगे घूमना इधर, नहीं, और हमारा पर्पस खराब हो जाएगा। नहीं देखिए, वो उधर वास्ट वो है जो इलाका है जो बदरवा और अब जैसे सरथल की धार है, मैं चाहता हूँ, मेरी ये मानना है कि उसमें कंक्रीटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि व्यू पूरा मिले। बिल्कुल। इसी तरह हमारी दबड़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे हमारी जाय वैली है, ऐसे पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मायोपिक विजन वाले डेवलपर्स हैं वो यहाँ से दूर रहें और एक मैक्रो लेवल पे प्लान बना के इसको छेड़ा जाए, ताकि ये जो टूरिज्म इन्फ्लू है ना, खाली भारत तक ना रहे। हम पूरे सेंट्रल एशिया को, यहाँ पे उनको गर्मी बढ़ी है, पूरा दुबई, पूरा अरब गर्मी में बैठा है, हम उनको इस तरीके से यहाँ से लाएं ताकि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां यहाँ गुजारे, उनके वहाँ से 4 देखिए वो गर्मियों की छुट्टी यहाँ गुजारें और रिस्पेक्टफुली यहाँ से लेके जाए हमारी ठंडी हवा। लेकिन अगर ये कंक्रीट जंगल बन गया और प्लान तब आया जब कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, तो ये एक लोकल मूवमेंट हो सकती है। ये एक पूरे इंडिया के जो हमारे एनवायरनमेंट के हमारे एनजीओज होते हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है भारत के साथ जुड़ के कि आप इन हिल्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करो। हम चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड, टूरिज्म बहुत ज़्यादा आए बट स्ट्रक्चर से आए, ना कि हम उसको बुलाने के लिए यहाँ पे कंक्रीट जंगल बनाते रहे। बिल्कुल, व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल, जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और जो बाद में हमें प्लान आते हैं कि एक बार बिल्डिंग्स बनती हैं फिर हम पॉलिसी तोड़ने चल पड़ते हैं, तोड़ने चल पड़ते हैं या रोक देते हैं, बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। तो इसको साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। इलाका बहुत वास्ट है, आपके पास इलाके की कमी नहीं है। अब डिफरेंट इलाके, जैसे आपने एग्जाम्पल्स दी कि देवदार का ऑक्सीजन, ब्लैक देवदार है तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, वेलनेस सेंटर्स बन सकते हैं। डिप्रेशन का प्रॉब्लम है देश में बहुत बड़ा, तो आप इसको समझिए, एक एनालाइज कीजिए, आप एक कमेटी बनाइए, आप शहर लोकल गाँव के लेवल, लोकल गांव के लेवल, जम्मू शहर के कुछ जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, आप इनके साथ मिलके समझ के लोकल एस्पिरेशंस को पूरा करना। मतलब एक खाली प्लॉट पड़ा मिल गया हमें, अब उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हो वो बेस्ट हो, बिल्कुल अगले 1000 साल सोच के हो, चाहे हम दुनिया में हो नहीं हो, कि कोई लोग प्लान बना के गए थे और वो आज भी रेलेवेंट है। आप देखें ना, कई कंस्ट्रक्शनें दुनिया में ऐसी हुई हैं, और खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें, कहते हैं जी अल्केमी जो गंगा की भी की गई होगी ना किसी टाइम में, वो भी शायद डिजाइंड है कि इस तरीके के रिवर प्लान कर दिए गए, इस तरीके के सिस्टम बना दिए गए जो जनरेशंस तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी इसका जो प्लान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली में लोग परेशान हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे जो पहाड़ हैं वो थोड़े डिफरेंट है, बट जम्मू के जो पहाड़ है ना उनमें मौसम भी है और स्टेबिलिटी भी है, वो स्ट्रांग है, बिल्कुल, और वहाँ पे उस तरीके के हालात भी नहीं है। तो अगर अब इस तरफ नज़र पड़े, उससे पहले यहाँ पे गार्ड फोर्स लगी हो जो गार्ड करे इनके खूबसूरती को, इनकी नेचुरल को, और उतना ही हम टूरिज्म इनवाइट करें जितना टूरिज्म ये झेल सकते हैं। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये अभी तक मुझे जो दिख रहा है वो कोई ओपन नहीं है सरकार की तरफ से। मुझे लग रहा है पॉलिसी बन रही है इसके ऊपर, कुछ चीजें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले जो वहाँ के ओनर्स हैं, क्योंकि जमीनें मोस्टली प्राइवेट होंगी, सारी कम्युनिटीज की होंगी, वो लोग अपने लेवल पे ना कंसल्ट करें आपस में और ये डिसाइड करें कि हमें
परमानेंट पेड़ के फल लेने हैं, हमें पेड़ काट के लकड़ी को आग नहीं लगानी है। तो आज मैंने एक प्रयास किया, इसके लिए थोड़ी मेहनत की थी और कोशिश की कि आज के हमारी और रवीश की आपस में जो इंटरेक्शन होती है इससे आपको एक कुछ लाइन मिले, बिकॉज इसमें हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू की हिल्स की, उसके साथ एसोसिएटेड एरियाज़ की बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है और उसके लिए हमें खर्चे भी नहीं करने हैं। वो सारा काम देश के लिए ईश्वर की तरफ से हो रहा है, उन धारों में बैठे देवी देवता कर रहे हैं, पीर पैगंबर जो उधर बैठे हैं वो कर रहे हैं। हमें सिर्फ उन लाइंस पे चलना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हमें सद्बुद्धि तो मिले, तो उन्हीं की शक्ति से ऐसा हो रहा है, ना कि कोई वेस्ट से यूरोप से लाया हुआ प्लानर लाना है जो यहाँ पे कभी कोई एक रोपवे का प्रोजेक्ट देने की कोशिश करे, कोई इधर रोडें बनाने की कोशिश करे। इस तरीके की बनेगी, डेवलपमेंट होगी, बट नॉट ऑन द स्पॉट। वो एक शो केस की तरह होना चाहिए कि वहाँ जाएँ, जैसे नोमैड जाते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, वापस आ जाते हैं, और वो सारा चीज़ें जो नहीं है वो ऑर्गेनिक होंगी। और इसके ऊपर एक हमें स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे, बीइंग एनजीओज एंड बीइंग लोकल एक्टिविज्म के तौर पे। और लोकल एक्टिविज्म मेरा मतलब भारत पूरा, इट्स नॉट अबाउट की लोकल मीन्स कि अगर कोई भी एनजीओ किसी भी हिल्स की प्रोटेक्शन करने वाली है, उनको हम अपने साथ जोड़ें और एक अवेयरनेस पैदा करें कि हमें टूरिज्म चाहिए, टूरिज्म को भी अच्छी जगह चाहिए, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सिस्टम, नॉट लाइक कि जाम लगे रहे वहाँ पे कंक्रीट की इतना डेवलपमेंट हो जाए। तो उसका एक प्रॉपर जब तक प्लान नहीं बनता, लेट देयर बी स्लो ग्रोथ, और जब एक प्लान बन जाए लेट देयर बी फास्ट ग्रोथ। तो आज जो मैंने कोशिश की, एक प्रयास किया, ऐसे ही प्रयासों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे और अर्थ न्यूज़ का जो रोल बनता है समाज को जागृत करने में वो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।